मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में जिस तरह से पार्श्विक घटनाएं, वैश्विक घटनाएं बढ़ रही है, नंगापन बढ़ रहा है, उससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या मनुष्य का ये समाज, सभ्य समाज फिर से आदम युग की ओर लौट रहा है। आखिर हजारों लाखों साल के बाद में जब हम इस युग में पहुंचे हैं, जब जिसे हम एक संपन्न और सफल युग कहते हैं, एक उन्नत युग कहते हैं, उसमें यदि इस ढंग की पार्श्विक घटनाएं होती हैं, जो खंडवा में हुआ, जहां पर एक महिला के साथ में रेप हुआ, उसके बाद में उसका यूट्रस निकाल दिया गया। एक घटना सड़क पर होती है, जब यहाँ पर एक नेता जो है नंगापन करता हुआ दिखाई, वीडियो में कैद हो जाता है। एक घटना भोपाल में होती है, जहां पर कई लड़कियों के साथ में अब्यूज किया जाता है। एक घटना इंदौर में होती है, जहां 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ में अब्यूज की घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं परेशान करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई आज हम फिर से आदम युग की ओर लौट रहे हैं, क्या हम फिर से जंगल की ओर लौट रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर इसका अंत क्या होगा, कैसे हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर पाएंगे, एक सभ्य समाज बन पाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट उषा खरे जी। उषा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में मौजूद है पूर्व डीएसपी डॉक्टर रवि अतरोड़िया जी। रवि जी, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ में साधना न्यूज मध्य प्रदेश की सीनियर रिपोर्टर मेघा जैन भी मौजूद है। मेघा, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में एडवोकेट नरेश जैन मौजूद है। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले उषा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आखिर हजारों लाखों साल के बाद में जिस समाज की परिकल्पना हमने की थी कि सभ्य समाज होगा, आज तक जबकि समाज के और देश के एक रिमोट से रिमोट हिस्से में भी टीवी पहुंच गया है, फ्रिज पहुंच गया है, टेलीविजन पहुंच गया है, और इसके अलावा हजारों सुविधाएं पहुंच गई, सड़क वहां पर पहुंच गई है। शिक्षा क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या कारण है कि आज भी पार्श्विक घटनाएं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही हैं? आज भी नंगापन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जंगलियत बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण मानती है? जी जी, नमस्कार। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि 21वीं सदी में जाके अगर हमें इस तरह की बातें करना पड़ रही हैं और इन प्रश्नों पर विचार करना पड़ रहा है कि आखिर क्यों वाले शब्द जब हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या हम राजनेता के रूप में अपने कामों को हमने ईमानदारी से नहीं किया है, या फिर हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इतना वीक हो गया है, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में कह लें या परिवार के संदर्भ में कह लें। पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी जब माता पिता अगर मान लीजिए रोजगार की तलाश में इधर को उधर भटक रहे हैं और उनकी जो संतानें घर में हैं और जो संगी साथियों के माध्यम से जिनकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है, तो इनके लिए भी तो हम सबको सामाजिक सरोकार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, मुझे जो मैंने देखा है कि किशोर अवस्था, पूर्व में भी मैंने कई बार बताया है कि तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, जिसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस इस तरीके से बच्चे की बॉडी पर रिएक्ट करता है कि जिस दिशा में भी बच्चे को मजा आने लगता है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का इसमें बहुत बड़ा दोष है। वो माता पिता जो बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, और बाद में हमारे समाज की एक विकृत ढांचे को तैयार करने में जो जिन मतलब यानी एक तरह से पूछे वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों पर हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा सर। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि कहते हैं ना, भय बिन प्रीत ना होत गुसाई वाली बात है कि अगर इस तरीके के कोई भी अपराध हमारे सामने या कोई से भी प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो सर हम सबको पुनः एक बार संगठित होकर इतनी भारी भरकम आवाज में विरोध दर्ज करना पड़ेगा, और उन परिवारों को जो इसमें लिप्त पाए गए हैं या जो जिनके ऐसे एरियाज जहां पर ये घटनाएं प्राय होती हैं या फिर पुलिस की निगरानी, पुलिस के जानकारी में है, उन सारे एरियाज पर हमें एक बार फिर से काम करना पड़ेगा। हमें अपने पूरे सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और सर मतलब क्या बोले, मुस्तैदी जिसे कहे, हमारे
प्रशासन को भी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, राजनेताओं को भी समय निकालना पड़ेगा। क्या होता है जनरली कि वोट के समय या इलेक्शन के समय तो सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं कि हम इस तरह का समाज बनाएंगे, इस तरह की शिक्षा देंगे, इस तरह से पूरे समाज का भरण पोषण करेंगे, पर पता नहीं क्यों इलेक्शन के होने के बाद सब इतने निष्क्रिय और सुस्त टाइप के हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चाहे वो सामान्य प्रशासन हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, इन सबको आपस में एक बार तालमेल बिठा के पूरे मध्य प्रदेश के उन एरियाज पर काम करना पड़ेगा जहां जहां से ये खबरें हो रही हैं। क्या होता है कि जब ये मीडिया सजग है, सक्रिय है, तभी तो ये सुनने में आ जाती हैं। अगर मीडिया भी इतना ध्यान ना दे तो पता चला कि इतने बड़े बड़े कृत्य हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं और लोगों की नजर में ही नहीं आ रहा है। पर मीडिया की भी अपनी एक लिमिटेशन है, वो तथ्यों को उजागर कर सकता है, पर एक्शन तो सरकार को लेना होगा। अगर सरकार एक्शन मोड में नहीं आएगी, सरकार अगर बहुत ही क्या बोले जिम्मेदारी से काम नहीं करेगी तो ये घटनाएं कभी नहीं रोकेंगी सर। ये घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, कह नहीं सकते बच्चा कहाँ से इफेक्टेड हो रहा है, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, ये तो एक एक बच्चे तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है। उषा जी, हम बिल्कुल आपसे सही कहा कि हम तथाकथित विकास तो कर रहे हैं, हम साधन संपन्न तो हो रहे हैं, हम भौतिक चमक दमक तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर की जो शिक्षा है, जो अंदर के जो सीरत है हमारी, वो धुंधली होती जा रही है, वो गंदी होती जा रही है। चलिए हम इससे बातचीत करेंगे कि सरकार का कितना योगदान है। हम रवि जी से पर चलते हैं। रवि जी, चूंकि आप पुलिस विभाग में रहे और सालों तक आपने इस तरह के अपराधों को भी देखा, ये अपराध लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। समाज में समाज का जो विघटन हो रहा है और जो नंगापन, आप सभी जितने भी अपराधों की मैंने बात की, फिर वो खंडवा के रैप की बात हो या मंदसौर के उस नेता की बात हो या जो लव जिहाद की जो घटनाएं हुई है, वो सब आपके संज्ञान में होंगी सही। आपको लगता है कि इसके पीछे जो उषा जी कह रही है कि भय भी न होए न प्रीत, समाज में कहीं डर नहीं है पुलिस का, प्रशासन का या शिक्षा, आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ किसका दोष पाते हैं? देखिए सर, इसमें मैं दो फैक्टरों को जिम्मेदार मानता हूं। नंबर एक जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है वो, दूसरा हमारे खुद के पेरेंट्स। ये दो हैं जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है कि ये किस तरह से इस तरह के घृणित अपराधों को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। पुलिस का काम तो बाद में आता है, जैसे तब हत्या हो गई, हत्या होने के बाद ही पुलिस पहुंचेगी, नॉट बिफोर। ये खालवा कांड हुआ, जब रिपोर्ट हुई तो उस बाद पुलिस एक्टिव हुई, बट एक्ट तो पहले हो गया ना जी। अब बिल्कुल मेरा ये कहना है कि यहां पर मैं अभी हम बात कर रहे हैं एडल्ट लोगों की जी। आपने लव जिहाद वाला मामला बताया, मंदसौर वाला मामला बताया, सभी एडल्ट और अपना खंडवा, ये सब एडल्ट है, बच्चे नहीं है जी। अभी हम इस पे ज्यादा फोकस करके बात अगर करना चाहें, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बात आएगी तो पेरेंट्स वाली बात आएगी कि बच्चों को बचपन से संस्कार देना हमें लिए जरूरी है। परिवार आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और फिर संस्कार भी देना है, प्लस जब वो टीनेज में आते हैं, जब उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन लड़के लड़की दोनों में होते हैं, अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ये काल बच्चे के, इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है। और पेरेंट्स को अगर इस पल में इन बच्चों के लिए समझा दिया, कंट्रोल कर दिया, तो ये बच्चे पढ़कर लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। अन्यथा उनके दिमाग में एक क्रूरता आ जाएगी, अपराध वाली उनकी मानसिकता बन जाएगी। तो ये पेरेंट्स का काम शुरू होता है यहां से। अब बात करें समाज की, तो समाज अपने हिसाब से रोकता है। हम अभी बात करेंगे जो आपने एडल्ट लोगों की जिनको एग्जाम्पल दिए हैं, इसके पीछे सीधी सीधी सी बात यह है कि इसमें यौन विकृति का मेन रोल है। जो यौन विकृति टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह का घृणित काम करने में हिचकते नहीं हैं। आम आदमी देखिए, हर व्यक्ति के अंदर सेक्स की भावना रहती है, लेकिन मर्यादित, नियंत्रित। और जो यौन विकृति के शिकार होते हैं, जिन्हें सिर्फ भूख, सेक्स की भूख ही दिखती है, जहां कहीं मिल जाए उसे कैसे टूट पड़े, कैसे उपभोग करे, वगैरह वगैरह, क्रूरता से। तो ये जो खालवा का एग्जाम्पल आपने देखा, ये क्रूरता की पराकाष्ठा है कि जहां पर गैंगरेप तो किया ही किया, और प्लस कुछ क्रूरता कुछ ऐसी की अभी कंफर्म था, डॉक्टर लोगों ने क्लेम किया, वो भी घबरा रहे थे कि क्या किस तरह का, माने कि मतलब कि बच्चेदानी तक बाहर आ गई है, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ की है।
तो ये वो जी। क्रूरता की बहुत पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा दूसरा है। मंदसौर की बात करें तो ये कहते हैं निर्लज्जता की पराकाष्ठा, कि जहां वर्तमान समय में सीसीटीवी बने हैं, तुम कार में थे, तुम्हारा साथी स्वीकार करता तो कार में करते, लेकिन तुम जिस ढंग से रोड पे आ गए, तो ये वही विकृत निर्लज्जता की पराकाष्ठा, बिल्कुल सही शब्द आपने उपयोग किया। निर्लज्जता की पराकाष्ठा और विकृत मानसिकता। अब रहा सवाल लव जिहाद का। तो लव जिहाद का तो मैं इसलिए उसे थोड़ा सा, क्योंकि धर्म आधारित हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहने से नहीं चूकूंगा कि लव जिहाद में लव तो हो दो कम्युनिटी के बीच में, अगर प्रेम सच्चा है, प्रेमी मुस्लिम है और वो अपना नाम राशिद बता के फिर सरला से प्रेम करता है, तो लव जिहाद है। नहीं, ये लव जिहाद नहीं होगा जी। अगर मैं अपना असली नाम बताकर किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा हूं, उसका मतलब कि मैं मोहब्बत करता हूं और ये इंसान का हक है। गलत नाम बताएगा तो लव जिहाद। बट जब मैं मुस्लिम होके हिंदू नाम से किसी लड़की को प्रेम का नाटक है, अंतर देखिए, नाटक करता हूं, उसे फंसाता हूं, यौन शोषण करता हूं, वीडियो बनाता हूं और फिर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर या तो धर्म कबूल करवाता हूं या कुछ और गलत करवाता, जहां पर इस तरह की हरकत आएगी तो वो लव जिहाद की कैटेगरी में चली जाएगी। और ये भी एक, क्योंकि धर्म विशेष का था, अभी पिछले दिनों भोपाल कांड किसी में लेके मैंने एक डिबेट में कहा भी था कि इस तरह से मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि वे इसका विरोध करें। इसमें समाज की भूमिका शुरू ये होती है कि मुस्लिम समाज को, हम पेरेंट्स के जो जिनके बच्चे ये काम कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ शिकायत हुई तो उनका बायकाट कर दिया जाए, या उन पेरेंट्स को समझाया कि भाई कि तुम अपने बच्चे पर निगाह क्यों नहीं रख रहे। तो ये तो ही बात। अब हम बात करते हैं सामाजिक दायित्व की। तो ये जो स्थिति बनी है सर, ये मैं कह रहा हूं कि हम वाकई आदम युग में पहुंच गए हैं, और आदम युग की सीढ़ी पहली चढ़ ली है मंदसौर वालों ने। मतलब आश्चर्य होता है, भाई प्रोन फिल्म अलग होती है, ठीक है, लेकिन तुम कौन से संस्कार वाले थे यार। तो इस तरह से ये आज सामाजिक यौन विकृति जो बढ़ चुकी है, क्रूरता बढ़ चुकी है, इसके पीछे दो रीजन है मेरे ख्याल से। एक तो ये पोर्न फिल्में और आपके ये इंटरनेट के माध्यम से जो गंदगी परोसी जा रही है, ये एडल्ट लोगों में क्रूरता भर रहे हैं जी। तो ये इसलिए मैं जिम्मेदार मानता हूं। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन कब करेगी पुलिस? जब उन्हें उनकी रिपोर्ट होगी, पकड़ेंगे, तब हमारी पुलिस के रोल पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेघा से बात करते हैं कि मेघा लगातार इंदौर और भोपाल दोनों ही मामलों को देख रही है। मेघा, क्या लगता है आपको, इंदौर और भोपाल में जो घटनाक्रम हुआ है, लव जिहाद तो ठीक है, एक मसला है ही सही, लेकिन आज का विषय ये कि समाज में आखिर ये विघटन क्यों है? अगर हम एक व्यक्ति के रूप में देखें, हम इस रूप में ना देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन एक व्यक्ति है जो गलत कर रहा है, जिसकी जो शब्द रवि जी ने उपयोग किया, निर्लज्जता की सीमाएं उसने लांघ दी है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई नैतिकता नहीं है, उसके दिमाग में जो ग्रंथि होती है सही और गलत करने की, वो ग्रंथि ही नहीं है। इसके लिए आप क्या लगता है आपको समाज में, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, समाज में इस विकृति का कारण क्या मानती है? आप लगातार इस तरह की घटनाओं को कवर भी करती हैं। लगता है आपको कि समाज का जो विघटन हो रहा है, जो चकाचौंध है, जो भौतिकता है और पैसों की दौड़ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, क्या वो एक कारण मानती हैं आप, या शिक्षा का एक अहम कारण मानती हैं? बिल्कुल सही कहा पंकज सर आपने। ऐसा उषा मैम ने बताया कि भय नहीं रहा लोगों में, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, जनता के बीच पहुंच रहे थे, तो सबसे बड़ा कारण नशा माना जा रहा था। और खंडवा में भी जो रेप सामने आया, उसमें भी इन दोनों व्यक्तियों ने बेहद नशे में चूर थे। कई अलग अलग तरीके के नशे युवा कर रहे हैं आजकल, वो आप कहीं भी ले लीजिए। स्कूलों में नशा चल रहा है, डॉक्टर नशा कर रहे हैं, पुलिसकर्मी नशा कर रहे हैं, तमाम वो लोग जिनको समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी है, लेकिन वो नशे में आज लगातार चूर है। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, लेकिन उससे कभी ये पूछा ही नहीं जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि तुमने पढ़ाई कितनी की, तुम्हारे परसेंटेज कितने बने, क्या वाकई तुम जब शिक्षा को लेने गए हो तुम्हें वो मिली या नहीं मिली।
सर हम जितना देख पा रहे हैं, भोपाल और इंदौर की बात करें तो लड़कियां भी उतनी ही नशे में चूर है। आधी रात में नशा हो रहा है। अब तमाम तरीके के नशे आजकल लड़कियों और लड़के दोनों मिलकर, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है। मतलब जो नशा नहीं कर रहा है वो देहात गांव से आता है, और जो कर रहा है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये समाज में एक नई भ्रांति पैदा हुई है, युवाओं ने एक नया स्टैंडर्ड बना लिया है, और नशे की वजह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जब तक हम नशा मुक्त नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में जब तक नशा खत्म नहीं होगा, जब तक मुझे लगता है रेप जैसी घटनाएं और एक स्वच्छ सभ्य और स्वच्छ समाज नहीं बन सकता है। क्योंकि जिस महिला के साथ ये हो रहा था, उसने भी जब वो अपने अंतिम पलों को जी रही थी तो उन्होंने भी इसी बात को बताया था कि अब मैं बचूंगी नहीं। और एक इतनी बड़ी बात है कि वो दोनों शराब के नशे में उस महिला के साथ निर्भया कांड जैसी वापस निर्भया कांड रिपीट होता है, किस तरीके से उसके साथ रेप किया जाता है। आज छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा। मैं मानती हूँ कि ये काम आदमी नहीं कर सकता है, ये इतना आसान नहीं है एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाए। और एक बड़ा कारण है इसका अशिक्षा। जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज भी हम कह तो सभ्य समाज रहे हैं, कह तो रहे कि जिम्मेदार है, लेकिन सभी तरीके के संगठनों को, समाज को आगे आना होगा। आज भी ये विकृत मानसिकता बनी हुई है कि लड़की है, रेप हुआ है तो रिपोर्ट दर्ज मत कराइए। जैसा सर ने भी कहा कि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पहुंचेंगे, ये बिल्कुल सच है। जब रेप जैसी घटनाएं होती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, हमको ये पता नहीं होना चाहिए सोसाइटी में कि आपके साथ रेप हुआ है। तो कई मामले तो इसलिए दर्ज नहीं हो पाते हैं, और इसलिए कई आरोपी को पकड़ नहीं पाते हैं। और ये आरोपी लगातार इस तरीके के कृत्य करते रहते हैं। और हाल ही में अभी साधना न्यूज पर हमने लगातार नशे को लेकर के खबर चलाई है, और अभी हम ये खबरें भी चला रहे हैं। सरकार ने भी बड़ा नया नियम कर दिया है सर। सरकार ने शराब की दुकानों को सोसाइटियों के सामने खोल दिया जहां पर सभ्य समाज के लोग रहते हैं। और इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है। हम साधना न्यूज पे लगातार काम भी कर रहा था, हमने कई खबरें कवर करी है कि वो लोग जहां पर छोटे छोटे बच्चे जहां से गुजर रहे हैं, महिलाएं जहां से गुजर रही, वो ये सब देख रहे हैं, और वो देख के ये सब सीख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज होगी, शायद इसे पीना चाहिए, वो ट्राई कर रहे हैं। हमने कई ऐसे लोगों से बात की। बिल्कुल जी, बड़ा कारण है नशा, एक बड़ा कारण कि नशा भी एक बड़ा कारण है, और सरकार कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। यही सवाल भी मैं उषा जी आपसे करने वाला था कि सरकार का कितना दोष है। जो मेघा ने भी सवाल उठाया है कि जब सरकार सड़क पहुंचा सकती है, आधुनिक सुविधाएं पहुंचा सकती है, तो नशा क्यों नहीं रोक सकती? क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो भी उन माफियाओं की तरह अपने काम में लगी हुई, अपने मिशन में लगी हुई है? भाई जैसा आपने कहा कि नेता है, नेता पहले वादा करता है, जब उसको वोट लेना होता है तो घर तक पहुंचता है, वोट की मांग करता है, लेकिन जीत जाने के बाद भी कहते हैं कि एक पार्षद हुआ या विधायक हुआ या मंत्री हुआ, वो जीतने के 6 महीने बाद पहचान में नहीं आता, उसके चेहरे पर चमक अलग हो जाती है, उसकी गाड़ी बदल जाती है, उसका ड्राइवर आ जाता है, उसका घर आप देखिए कुछ उसकी चमक बदल जाती है। क्या लगता है कि हर व्यक्ति एक अपने स्वार्थ की दौड़ में दौड़ रहा है, समाज की किसी को परवाह नहीं है, और यही कारण है कि समाज का विघटन हो रहा है? उषा जी। जी सर, ये बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर नेता चाहे और समाज और सरकार चाहे ना, तो कुछ भी, सब कुछ संभव है। पर कहीं ना कहीं एक मतलब उस जागृति तो नहीं कह सकते, पर एक कमिटमेंट की भारी कमी दिख रही है। उन्हें ये लगता है फला ऐसा कर रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों अतिरिक्त टेंशन लूं, मैं क्यों अतिरिक्त प्रयास करूं, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या लाभ होने वाला है। लाभ की परिधि के अंदर आकर सभी के स्वार्थ सीमित हो गए हैं, और किसी को इस तरह की चिंता नहीं है कि जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां छोटे छोटे लोग रह रहे हैं, वहां पर अगर मान लीजिए शिक्षा के मंदिर वहां से दूर हैं, तो वहां कुछ ऐसे जन जागृति के प्रोग्राम चलाए जाएं। अगर वहां किसी अपराधी किस्म के लोग मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। पर सर जैसे लगता है कि सभी कुछ बिका हुआ सा है, अपराधी भी पकड़े जाते हैं, पता नहीं कैसे वो छूट जाते हैं, कोई ना कोई उनको फोन करके छुड़ा लेता है। तो सभी जैसे कहते हैं वोट की राजनीति के इर्द गिर्द पूरा समाज सीमित तो संकुचित हो गया है। एक नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा, और इसमें निश्चित रूप से पत्रकारिता का और हमारी आप लोगों की चैनल मीडिया का बहुत अहम रोल रहेगा। जिस तरीके से एक नीरसता समाज में आ रही है,
कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें आप लोगों की जो जिम्मेदारियां बन रही हैं उससे थोड़ा बड़ा मतलब एक माहौल जो बन रहा है, इसमें हम सबको स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे आकर मतलब एक प्रयास करने होंगे। और बहुत भारी भारी भरकम रोल है सर, शासन का भारी भरकम रोल है। अगर शासन चाहे तो कुछ ही दिनों में सब कुछ सुधर सकता है, शासन चाहे तो सब कुछ ऐसे ढर्रे में चल सकता है। तो लेकिन एक बार शासन जो जी जी शासन जो है वो संविधान के माध्यम से कानून बनाता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि कानून को जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो उन कानूनों को का निर्धारण, कानून को जो बनाने वाले हैं या उन पर काम करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा रवि जी आपसे। एक आरोप लगता है, डिबेट हम कल भी कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा आरोप था कि पुलिस जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं करती। मुझे सीधा सीधा आरोप ये भी था कि पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती है और कई बार अपराधियों का पैसा लेकर साथ दे देती है। क्या आपको लगता है कि कानून तो हर विधा में है, कानून तो एक छोटी सी झगड़े पर भी है, किसी ने किसी चाटा मार दिया उस पर भी कानून है, रेप पर भी कानून है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दी गई है, बावजूद उसके अपराधी जो है वो बड़े आराम से रहता है और छूट जाता है कई बार तो कृत्य करने के बाद में भी। पुलिस पर जो आरोप लगता है कि वो अपना सही तरह से काम नहीं करती, करप्शन का जो आरोप है, उस पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक लंबे समय से आप इस पुलिस में रहे। चलिए, आपने जब ये बात पूछी है तो मैं बता ही देता हूं। पुलिस को अगर आप स्वतंत्र कर दें नेताओं से, तो पुलिस की कार्रवाई अद्वितीय होगी, देखने लायक होगी, शायद ही कोई किसी की सुई भी चुरा सके। ठीक। अब रहा सवाल कि पुलिस भ्रष्ट हो गई है, कार्रवाई सही नहीं करती। दरअसल मैं एक कड़वा अनुभव बताना चाहता हूं। अब भले वर्तमान में आप देख लें, वर्तमान पुलिस अधिकारी से कबूल करें ना करें, लेकिन सच यही है कि जब हमारी पोस्टिंग नेताओं के माध्यम से होगी, नेता जब हमसे पैसा लेके हमारी पोस्टिंग करेंगे जी, तो फिर हम जो पैसा दिया गया है उसे कहीं ना कहीं तो भरपाई करेंगे जी। तो हम करप्ट हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमें करप्ट होने पर मजबूर किसने किया। आज आप देख लें, हर पार्टी में अपराधी तत्व के लोगों की भरमार है। अगर किसी गुंडे बदमाश के खिलाफ हमने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ऊपर से प्रेशर शुरू, ऊपर से फोन आएगा। बिल्कुल सही। नंबर एक। अब ताजी घटना बता देता हूं ना। देखिए पुलिस के साथ क्या है जाति, एक राजनीतिक उदाहरण दिए देता हूं। जी हाँ, क्योंकि मैं तो रिटायर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहने से। जी, आप साहस कर सकते हैं, आप बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जो सोफिया जी के खिलाफ जो कमेंट किया, जी घृणित अपराध था, बहुत घृणित जी, मगर सत्ताधीन पार्टी ने अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ठीक। और अभी भी पार्टी मौन है। और पुलिस के दुरुपयोग बात बता रहा हूं, लोकल पुलिस है, उसने एफआईआर बनाई थी किस मर्जी के हिसाब से, ताकि कथित मंत्री को फायदा मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट जोधपुर ने इस बात को संज्ञान ले लिया। अब दूसरी तरफ देखे मुरादाबादी जो एक थे सांसद, राज्यसभा कौन से वो, सॉरी, उसने कुछ इस तरह से कमेंट कर दिया तो हुआ क्या, वो चूंकि सत्ताधारी दल का नहीं था, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसमें सर पे ठीक रख किसके आएगा, पुलिस के। जैसा पुलिस कार्रवाई नहीं थी, लेकिन सवाल है कि पुलिस पे जब ऊपरी नेतागिरी हावी होगी तो कैसे वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं और बहुत निष्पक्षता से और साहस से आप ये बात कर रहे हैं कि पुलिस आखिर क्यों दबाव में आती है। नरेश जी, भैया थाने बिक रहे हैं यार, थाना बिक रहा है, डिस्ट्रिक्ट बिक रहा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट कहा जाता है कि बहुत बुरी हालत में है। बिल्कुल, आप इंदौर में यदि ये भी कहा जाता है कि इंदौर में यदि आपको किसी महत्वपूर्ण थाने पर आपकी पोस्टिंग करवानी है तो हर थाने का अपना रेट तय है। ये बहुत स्पष्ट है, सालों से बात की जाती है। अच्छी बात कह रहे हैं। नरेश जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? नरेश जी, शायद नरेश जी तक आवाज नहीं पड़ पा रही। मेरा जो बात यहां से हम
हमने हालांकि चाहा नहीं था कि यहाँ इस बात पर, इस मोड़ पर हम पहुंचेंगे, लेकिन आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह के अपराधियों क्या आगे बढ़ने का? अपराधियों से जो डर है वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको पता है कि पैसा देकर आप छूट जाएंगे, पैसा देकर आप बचते रहेंगे। आप जो बहुत नजदीकी से आपने पुलिस को देखा है, आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार जो है वाकई समाज का एक बहुत बड़ा दोष बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल मकर सर, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय आपका पहले आवाज आ पा रही है नरेश जी? नरेश सर का शायद सुन पा रहे हैं? म्यूट अनम्यूट कर देंगे तो शायद आवाज आ जाएगी। नरेश जी आप अपना शायद म्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए तो आपकी आवाज पहुंच पाएगी, हमारी आवाज पहुंच पाएगी आप। जी मेघा बोलिए। अभी कुछ ही समय पहले का एक मामला है, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे फील्ड पर, और एक महिला जो किसी बड़े नेता के जाल में फंस गई थी, और जब वो किसी महिला पुलिस के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए मैडम, तो मैडम कहती हैं कि ऊपर से प्रेशर है मैडम, नहीं किया जा सकता, सर ने कहा। और ये हमारे सामने की घटना थी, जब हम इसको देख रहे थे, सुन रहे थे। उसके बाद कुछ समय के बाद उस नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन हालांकि जब उसका अंतिम छोर पर जाए तो वो वाकई कुछ नहीं होता। ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा पहला मामला था। तो वाकई ये बिल्कुल सच है कि जब कोई भी महिला, बच्ची या तमाम तरीके के लोग जब पहुंचते हैं तो वहां से इस तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर या सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें पैसा देकर चुप करा दिया जाता है कि इस मामले पर कार्रवाई नहीं करनी है, और ये मामला बहुत गंभीर है। तो जब तक प्रदेश में ये चीजों को नहीं रोका जाएगा, हालांकि सरकार इस बात को लगातार कह रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव मंचों से ये बात भी कह रहे हैं कि अब बड़ा नेता, कोई अधिकारी या कोई भी तमाम लोग किसी भी तरीके का अपराध करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर ये शब्दों में बहुत अच्छा लग रहा है सर सुनने में, और ये सिर्फ शब्द ही है अभी भी। आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होगी, इस बात का जवाब नहीं है। अभी मैं कुछ देर पहले एक खबर पढ़ रही थी कि भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन गया है, उसका नाम भी आ गया है, लेकिन प्रदेश की बेटियां आज भी सरकार से लगातार ये मांग कर रही है, मैं भी एक बेटी हूँ, क्या कि सुरक्षित कैसे। और जब इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे जैसी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, मतलब हम नौकरी करते हैं बाहर आके, तो हमारे पेरेंट्स लगातार चिंतित रहते हैं इस बात से कि आज हमने पेपर में सुबह घटना पढ़ी कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, महिला के साथ इतना कृत्य घटना हुई है, तो पेरेंट्स को कोई ना कोई चिंता होती है, आधी से ज्यादा तो इसलिए बाहर नहीं भेजा जा रहा है। मेघा, मुझे लगता है मेघा कि जो आपका डर है वो बहुत स्वाभाविक डर है। हम ये देख रहे हैं कि समाज अंधेरे की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रात की सुबह होगी भी या नहीं। पाश्विकता बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जो बातचीत हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट हम जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक, जो उषा जी ने भी बात कही, जो रवि जी ने बात भी कही, कि कहीं ना कहीं ये जो है एक ताजी हवा की तरह एक चीज सामने आएगी। मुझे हरिवंश राय की पंक्तियां याद आ रही तब, जबकि हमको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे से कहते हैं कि वो उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, रात के उत्पात भय से भीत कण कण भीत क्षण क्षण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। मुझे लगता है कि इस अंधेरे के बाद में कोहरा हटेगा, अंधेरी रात खत्म होगी और फिर से उजाले की शुरुआत होगी, और हम सब जो कर रहे हैं समाज में जो अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सुबह की उम्मीद हम कर सकते हैं। रवि जी, उषा जी, मेघा जी और नरेश जी, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छी बहस आपने की और समाज के सकारात्मक संदेश देने के लिए आपने कदम बढ़ाया। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।